Hello students, this is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Mira Girls College, उदयपुर। हम अपनी पहले की 2 वीडियोस में सैम्पलिंग के बारे में बता चुके हैं। सैम्पलिंग यानी निदर्शन। बेसिकली निदर्शन होता क्या है, हम थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी विषय को लेकर जब रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च के दौरान हम डेटा कलेक्शन करते हैं, यानी अपनी समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्र करते हैं, सूचनाओं को, आंकड़े को इकट्ठा करते हैं। उन सूचनाओं को, आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए हम लोग अपने एक सैंपल का चुनाव करते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी पॉपुलेशन की स्टडी कर लें। पॉपुलेशन वो संख्या होती है, वो नंबर होता है जो कि कंप्लीट आपके समूह को प्रदर्शित करता है, जिसमें कि सारे के सारे लोग आते हैं। वो पॉपुलेशन होता है, एंटायर पॉपुलेशन, जिसे हम यूनिवर्स भी बोलते हैं। उस यूनिवर्स में से, उस पॉपुलेशन में से हमको कुछ का चुनाव करना होता है, और ये कुछ वो होते हैं जो उस समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समग्र को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम उस कुछ की स्टडी कर लें और उस कुछ की स्टडी के बाद जो कंक्लूजन निकले, जो रिजल्ट्स निकले, उस रिजल्ट को हम संपूर्ण पर लागू कर दें तो हम ये कहेंगे कि हमारा सैंपल परफेक्ट है। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता रिसर्च में कि आप सारी की सारी जनसंख्या का, सभी लोगों की स्टडी करें, तो उस कंडीशन के अंदर सैम्पलिंग टेक्निक, ये एक प्रक्रिया होती है बेसिकली सैंपल को सिलेक्शन करने की, सैंपल को सेलेक्ट करने की। तो सैम्पलिंग टेक्निक जो है उसको काम में लेकर हम अपने सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। तो सैम्पलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, दिस टेक्निक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं, दैट सैंपल इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ रिसर्च, फॉर अ गुड रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च के लिए एक अच्छा सैंपल होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा था कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग की सैम्पलिंग करने की भी अलग अलग तरीके होते हैं, और उसमें से नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है, रैंडम सैम्पलिंग होता है, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग के अंदर भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम अपने सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। तो आपको ये अच्छे से पता चल गया कि बेसिकली सैम्पलिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, एंड रिसर्च के लिए भी सैम्पलिंग टेक्निक एज वेल एज सैंपल सिलेक्शन दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सब डिपेंड करता है रिसर्चर की नॉलेज पे, और रिसर्चर का उस टॉपिक को कितने अच्छे से उसने उस टॉपिक को समझा है, जिसके आधार पर वो अपने सैंपल्स का चुनाव करता है। सैंपल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसर्च के, एक अच्छी रिसर्च के रिजल्ट्स के अंदर में, एक अच्छे रिजल्ट्स लाने के अंदर। तो सैम्पलिंग आपको समझ में आ गई। अब हम ये देखेंगे आज के स्लाइड के अंदर कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग, कि निदर्शन के गुण और दोष क्या होते हैं। क्योंकि कोई भी टेक्निक हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, कुछ ना कुछ कमियाँ रही जाती हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल सी कि सैम्पलिंग के बेसिक बेनिफिट्स क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, और उसके मेरिट्स क्या हैं, और उसके डीमेरिट्स क्या हैं। निदर्शन पद्धति दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होती जा रही है, जो कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं की जटिलता के कारण जनगणना पद्धति अनुपयुक्त तथा कष्टदायक है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। जनगणना पद्धति और निदर्शन पद्धति में क्या अंतर होता है। जनगणना पद्धति में जो एंटायर पॉपुलेशन होती है वो हमारे रिसर्च का पॉइंट होती है, और सैम्पलिंग पद्धति के अंदर हम उस एंटायर पॉपुलेशन में से कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट करते हैं एज अ सैम्पल, और फिर उनकी स्टडी करते हैं। तो इन कंपैरिजन टू दैट सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड इज़ मोर कन्वीनियंट एंड मोर बेटर। अब हम बात करें इसके प्रमुख गुणों की, तो सबसे पहले हम देखते हैं समय की बचत। निदर्शन के अंतर्गत कुछ चयनित इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, अतः स्वाभाविक है
कि जनगणना पद्धति में जहाँ समग्र का अध्ययन करने में बहुत अधिक समय लगता है, वहीं इस प्रणाली के अंदर समय की बचत होती है और अनुसंधानकर्ता के लिए टाइम बहुत कीमती होता है। उसके लिए हर एक पल जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितना अधिक वो अपने समय को बचाएगा, उतना अधिक दूसरे जो टॉपिक्स हैं, दूसरे जो इश्यूज़ हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कर पाएगा। तो समय उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि वह समय नहीं बचा पाता है तो वह अनुसंधान के नवीन यंत्रों, साधनों और प्रणालियों से परिचित नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रणाली का अपनाने से अनुसंधानकर्ता अपने शेष समय का सदुपयोग कर सकता है। दूसरा है धन की बचत, सेविंग ऑफ मनी। इस पद्धति के अंतर्गत जब कुछ ही इकाइयों का अध्ययन करना होता है तो उस पर किया जाने वाला खर्च भी अधिक नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब इकाइयों की संख्या सीमित है या छोटी है तो उससे संबंधित खर्च जैसे डाक व्यय, यात्रा व्यय, साक्षात्कार लेने के लिए जाते वक्त होने वाला व्यय, संपूर्ण स्टेशनरी के सामान आदि का व्यय भी कम हो जाएगा। संपूर्ण में से एक तो मशीनरी इतनी व्यापक होती है कि उस पर साधारण अनुसंधानकर्ता तो खर्च ही नहीं कर सकता। उसे जो व्यय वहन करना पड़ता है वह कभी कभी उसकी सीमा से बाहर हो जाता है। अतः इस पद्धति को प्रयोग में लाने से पैसे की बचत अपेक्षाकृत अधिक होती है। परिणामों की परिशुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स। चूँकि इस पद्धति में कुछ ही इकाइयों को लिया जाता है तो उस समग्र या समूह का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली सैंपल क्या है, सैंपल समग्र में से कुछ का चुनाव है। ये कुछ वो हैं जो समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर परिणामों में शुद्धता की गुंजाइश अधिक रहती है, परंतु ये भी अनुसंधानकर्ता जो है उसकी सतर्कता और होशियारी पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से निदर्शन का चुनाव करता है, किस प्रकार से सैंपल को सेलेक्ट करता है। गहन अध्ययन। जनगणना पद्धति में अनुसंधानकर्ता का ध्यान अनेक इकाइयों पर जाता है, क्योंकि वो कंप्लीट एंटायर पॉपुलेशन की स्टडी करता है तो उसका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, छोटी मोटी बातों पे लग जाता है, तो वो बारीकियों की ओर ध्यान नहीं दे पाता। अतः इस पद्धति द्वारा कुछ ही इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो बहुत ही गहराई से किया जा सकता है, क्योंकि सभी इकाइयों के लिए इतना समय देना और इतने ही एकाग्रचित्ता से अध्ययन करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल आपको दूं, तो अगर हमारे पास बहुत वास्ट कोर्स होता है पढ़ने के लिए, बहुत वास्ट मटेरियल होता है पढ़ने के लिए, तो हम इतना डीप स्टडी नहीं कर पाते, हम इतना गहन अध्ययन नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमारे पास मटेरियल लिमिटेड है तो उस कंडीशन में हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं। या अगर हमारे सामने लोग कम हैं जिनसे हमें बात करनी है तो हम उन लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानेंगे कंपैरेटिवली अगर हमारे पास बहुत सारे लोग हैं तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर हर व्यक्ति को अटेंशन देना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमारे पास लिमिटेड पर्सन है हमारी लाइफ के अंदर तो हम उन लिमिटेड पर्सन्स को बहुत गहराई से जानते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रबंध की सुविधा, कन्वीनियंस ऑफ मैनेजमेंट। निदर्शन के अंतर्गत कम इकाइयों का अध्ययन करना होता है, अतः अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरी बात, कुछ ही लोगों से सूचना प्राप्त करनी होती है, अतः साधन भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सूचना के मिलने में भी विशेष देरी या असुविधा नहीं रहती। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन चयनित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उस संबंध में प्रबंध इतना जटिल और व्यापक नहीं होता, अतः संपूर्ण सर्वेक्षण आसान और सुविधाजनक होता है। अगर हमारे घर में कुछ थोड़े से मेहमान आते हैं तो इट्स ईजी टू मैनेज दैम, उनको मैनेज करना इजी होता है। लेकिन अगर हमारे घर बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। ठीक वैसे ही अगर हमारी जो यूनिट्स हैं वो कम है, स्टडी यूनिट्स कम हैं जिनसे कि हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, वो इकाइयाँ कम हैं, तो उन लोगों से सूचना प्राप्त करना हमारे लिए आसान होगा। और अगर यूनिट्स ज़्यादा होती हैं
तो उस कंडीशन में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सी यूनिट से कब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, वैसे ही निदर्शनों की संख्या अधिक नहीं होती है, अतः इसमें कभी कभी संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इकाइयाँ नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम अपने जो यूनिट्स हैं उनको घटा या बढ़ा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अनुसंधान की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है, समग्र की प्रकृति कैसी है, जो कंप्लीट यूनिवर्स है या जो कंप्लीट पॉपुलेशन है उसकी प्रकृति कैसी है। इसी के आधार पर इसमें हेर फेर या परिवर्तन आसानी से किया जा सकती है, जबकि जनगणना पद्धति में संपूर्ण के अध्ययन करने के कारण ये संभव नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूनिट्स जो है वो हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आवर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आवर रिसर्च। तो उसके आधार पर हम उसके अंदर उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लोगों की संख्या को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमारी यूनिट्स की संख्या को हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। संगणना पद्धति के उपयोग की असंभावना, जहाँ पर संगणना पद्धति को हम काम में नहीं ले सकते, क्योंकि संगणना पद्धति को काम में लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी पैदा हो जाती हैं जिसमें कि संगणना पद्धति को उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अतः जब समग्र विस्तृत हो, जटिल हो या भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूर दूर बिखरा हो, जहाँ तक पहुँचने के साधन उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति में संगणना पद्धति के स्थान पर निदर्शन पद्धति को काम में लिया जाता है। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड: समय की बचत, धन की बचत, परिणामों की परिशुद्धता, गहन अध्ययन, प्रबंध की सुविधा, लचीलापन और संगणना पद्धति के उपयोग की असंभावना। अब हम बात करते हैं निदर्शन पद्धति के दोष की, डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। निदर्शन पद्धति के अनेक लाभ होने के बावजूद भी इसमें कुछ न कुछ दोष अवश्य है। इसका प्रयोग सीमाओं के अंतर्गत ही किया जा सकता है। बिना नियंत्रण के निदर्शन पद्धति उपयोगी साबित नहीं हो सकती। इसलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ दोष भी पाए जाते हैं। सबसे पहला दोष है उचित प्रतिनिधित्व की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। इसका सर्वप्रथम दोष ये है कि प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चयन करना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका कारण ये है कि सामाजिक और राजनीतिक इकाइयों में भिन्नता और विविधता बहुत अधिक होती है। जितनी अधिक भिन्नताएं और विविधताएं होंगी, उतना ही प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव करना कठिन होगा। अगर हमारा जो यूनिवर्स है उसमें होमोजेनिटी होती है, सजातीयता होती है, तो उसमें से निदर्श का चुनाव करना ईजी होता है। लेकिन अगर वहाँ वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में निदर्शन का चुनाव करना मुश्किल होता है। अतः जब निदर्शन सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता तो उसके निष्कर्षों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर भी कम विश्वास किया जाता है। इसका प्रतिनिधित्वपूर्ण होना इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी पद्धति को अपनाया गया है। यदि चुनाव पद्धति में ही गलती हो गई तो निदर्शन भी प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं हो सकता। हमारे लिए सैंपल सिलेक्शन के अंदर जो टेक्निक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हम कौन सी टेक्निक को काम में लेकर सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमने टेक्निक सही काम में नहीं ली है तो हम सैंपल भी गलत सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमने सैंपल गलत सेलेक्ट किया है तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं होगा। पक्षपात की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। इसका एक अन्य दोष ये है कि निदर्शन का चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाता। जब इसके चयन में ही पक्षपातपूर्ण रवैया प्रवेश कर जाता है तो इस पद्धति से आशा नहीं की जा सकती कि इसके परिणाम बिल्कुल सत्य, तटस्थ और पक्षपात रहित होंगे। प्राय जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए निदर्शन का चयन किया जाता है तो अभिनति स्वतः ही आ जाती है, पक्षपात जो है वो अपने आप ही आ जाता है, और निकाले गए निष्कर्ष भी सामान्यतः अविश्वसनीय व भ्रांतिपूर्ण हो सकते हैं।
क्योंकि कई बार जो यूनिट है उसका सिलेक्शन या सैंपल का सिलेक्शन रिसर्चर के हाथ में होता है, तो उस कंडीशन में रिसर्चर जो है वो पक्षपात कर जाता है यूनिट्स के सिलेक्शन में, सैंपल सिलेक्शन के अंदर। तो जब पक्षपात आ जाता है सैंपल सिलेक्शन के अंदर, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो उतने ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होते। आधारभूत ज्ञान की आवश्यकता, बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड। निदर्शनों का चुनाव बहुत ही जटिल काम है। सैंपल सिलेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। जिन इकाइयों का चयन किया जा रहा है उनकी प्रकृति का ज्ञान, उसकी आधारभूत बातों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप जिस यूनिट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, आप जो सैंपल के अंदर जिन यूनिट्स का चुनाव कर रहे हैं, जिन इकाइयों का चुनाव कर रहे हैं, उन इकाइयों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और इस कार्य के लिए बड़े धैर्य, ज्ञान, सूझबूझ तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। इन गुणों का समान रूप से सभी अनुसंधानकर्ताओं में पाया जाना कठिन होता है। अतः इस कार्य के लिए कुछ ऐसे अनुभवशील, योग्य व विशेषज्ञ जो है उनको लगाया जाता है। अगर वो नहीं मिलते हैं तो इस पद्धति का सफलतापूर्वक उपयोग नहीं हो सकता है। अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, तो उस कंडीशन के अंदर ही हम इस पद्धति को सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। निदर्शन पालन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्टिकिंग टू सैम्पलिंग। इस पद्धति के अंतर्गत कुछ इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकालने में असुविधा होती है। यह पद्धति इस बात पर जोर देती है कि जिन इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुना गया है केवल उसी का ही अध्ययन किया जाए, परंतु व्यवहार में यह हो सकता है कि चुनी हुई इकाइयों से भौगोलिक दूरी, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति आदि के कारण संपर्क स्थापित नहीं किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता या तो उन्हें अपने अध्ययन से ही निकाल देता है या उनके स्थान पर किसी ऐसे को चुन लेता है जो कि हो सकता है प्रतिनिधित्वपूर्ण ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सूचना देने में आनाकानी करते हैं, अतः मूल निदर्शन पर कायम रहना मुश्किल होता है। क्योंकि आप फील्ड में जाकर रिसर्च करते हैं, अपनी यूनिट से पर्सनली मिलते हैं, अपनी इकाइयों से, और उनसे बात करते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर कई बार होता है कि कोई इकाई आपको जवाब देने से मना कर दे, या उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं हो, या वो इकाई आपको मिले ही नहीं, तो उस कंडीशन में उसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। और अगर आपने रिप्लेस किया, क्योंकि रिप्लेसमेंट की इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, अगर आपने रिप्लेस किया तो रिप्लेस करते वक्त आपने एक ऐसी यूनिट को रिप्लेस कर दिया, एक ऐसी इकाई को रिप्लेस कर दिया जो कि प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर जो रिज़ल्ट है वो हमारा इफ़ेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर मूल जो निदर्शन होता है उस पर कायम रहना मुश्किल होता है। अनुसंधान में इसके उपयोग की असंभावना, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स यूजिंग इन रिसर्च। ये माना जाता है कि संगणना पद्धति की भांति ये भी कहीं कहीं असंभव सिद्ध हो जाती है। जहाँ समग्र बहुत छोटा हो, एक जातीयता या एक रूपता का अभाव हो, विरोधाभास हो, वहाँ इसका प्रयोग संभव नहीं है। ऑलरेडी यूनिवर्स ही छोटा है, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, जो जिस टॉपिक से रिलेटेड जो लोग हैं सारे, अगर उनकी संख्या ही कम है, यूनिवर्स मतलब हम जिस भी विषय को लेकर अध्ययन कर रहे हैं, जिस भी समस्या को लेकर अध्ययन कर रहे हैं, उससे संबंधित लोग, कंप्लीट उससे संबंधित लोग, तो अगर कुछ किसी ऐसे विषय का अध्ययन कर रहे हैं जिस विषय से संबंधित लोग ही कम हैं और उन लोगों में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, तो उस कंडीशन के अंदर इस टेक्निक को काम में लेना मुश्किल हो जाता है। और यदि परिणाम प्राप्त करने की कोशिश भी की जाती है तो अंतिम निष्कर्ष सत्य प्रमाणित नहीं हो सकते। अतः ऐसी दशाओं में संगणना पद्धति को ही काम में लाया जाता है। इन सारे दोषों के बावजूद भी सैम्पलिंग जो मेथड है उसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रणाली के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष पर्याप्त सीमा तक शुद्ध एवं सत्य होते हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि निदर्शन पद्धति के दोष हैं: उचित प्रतिनिधित्व की समस्या, पक्षपात की संभावना, आधारभूत ज्ञान की आवश्यकता, निदर्शन पालन की समस्या,
अनुसंधान में इसके उपयोग की असंभावना।